हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर लेक्चर। आज हम कवर करने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी का फर्स्ट सेक्शन। इस चैप्टर को, इस पूरे जो यूनिट है उसको दो पार्ट में मैं डिवाइड कर रही हूँ। आज काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन होने वाला है। इट्स गोना बी अ स्मॉल लेक्चर का पर कोर टॉपिक हम कवर करेंगे। हम देखेंगे कि कौन कौन से प्रोसेसेस जो है वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, एक क्वेश्चन इस सेक्शन से आता ही आता है। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी लॉजिकल एंड वेरी इजी सेक्शन, बट समझने वाली चीज़ है। तो इसमें एंड तक तुम्हें रहना है। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी ट्राई करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी ट्राई करेंगे अलॉन्ग विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जो बच्चे फिर से जुड़े हैं हमारे साथ, वेलकम बैक। एंड इफ़ यू आर जॉइनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम रोशनी एंड आप जो देख रहे हो वो है IIT क्रैश कोर्स सीरीज़ फॉर IIT 2026 जो आपके लिए क्लास पे लेके आया। मैं यहाँ पे आप लोगों का बायोलॉजी वाला सेक्शन कवर करवा रही हूँ। रिमेंबर वन थिंग, हम स्टार्टिंग टू एंड सब कवर कर रहे हैं, बट पहले जो लेक्चर्स है, जो मैं फर्स्ट कुछ लेक्चर्स करवा रही हूँ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं इंपॉर्टेंस के ऑर्डर में जा रही हूँ और मैं लॉजिक के ऑर्डर में भी जा रही हूँ कि अगर आप इस लेक्चर को इस पूरे सीक्वेंस में देखते हो तो इट विल मेक मोर सेंस, तुम्हें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा ये। और ये लेक्चर मैं बहुत बेसिक से करवा रही हूँ। इसमें मैं कोई भी प्री अजम्पशन लेके नहीं चल रही हूँ कि आपको बायो का नॉलेज ऑलरेडी होगा। सो दिस इज़ नॉट ओनली फॉर पीपल जिनकी बायो है 11th-12th में। इवन पीपल जो उनकी बायो नहीं है 11th एंड 12th में, वो इस लेक्चर सीरीज को देख के बायो वाला जो सेक्शन है बहुत ही ईजिली कवर कर सकते हैं। सो आई वुड से फॉलो दिस एंड यू डोंट हैव टू वरी अबाउट बायोलॉजी फॉर आईसीएसई एप्टीट्यूड टेस्ट एनी मोर। ओके, सो आज वाला जो सेक्शन है वो बायोटेक्नोलॉजी का सेक्शन है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इससे पहले वाले कुछ टॉपिक्स है जिनकी नॉलेज तुम्हें होनी चाहिए इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि इसमें क्या चल रहा है, स्पेशली इफ़ यू आर नॉट अ बायो स्टूडेंट। अगर एक बायो स्टूडेंट हो और तुम 12th बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो भी ये तुम्हें ये हेल्प करेगा कुछ चीज़ों को समझने में। सो यू कैन स्टिल वॉच इट। एंड अगर तुम एक नीट स्टूडेंट हो तो भी ये तुम्हारे लिए रिविजन में हेल्प करेगा। रिमेंबर, मैं IIT का पर्सपेक्टिव ज़्यादा देने का ट्राई करती हूँ क्योंकि ये जो चीज़ है वो ज़्यादातर लोग नहीं कर रहे हैं। नीट के तुम्हें बहुत लेक्चर्स मिल जाएंगे अच्छे भी। तो let's get started with this. Remember, one question almost guaranteed, I would say 90% guaranteed. ठीक है, बहुत ही सिंपल सेक्शन है। आज हम कवर करने वाले बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। बेसिकली क्या क्या प्रोसेसेस यूज़ होते हैं बायोटेक्नोलॉजी में। अब बायोटेक्नोलॉजी जो पूरा फील्ड है ये इसको बहुत अलग अलग तरीके से डिफ़ाइन किया गया है। बट अगर हम मॉडर्न डेफिनेशन के थ्रू जाए, जैसे कि तुम्हारे बुक में भी लिखा हुआ है, सो अगर बुक कोई पढ़ रहे हो तो आई वुड से NCERT को रेफर करो। सो बायोटेक्नोलॉजी है क्या? हम क्या कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं जिसके थ्रू हम ऑर्गेनिजम्स को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मॉडिफाई कर रहे हैं या फिर उनसे कुछ ऐसे एंजाइम्स या फिर ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं जो कि ह्यूमन यूजेज के लिए यूज़फुल हो, ह्यूमन्स के लिए यूज़फुल हो। सो टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मॉडिफाई करना या फिर उनसे कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स को एक्सट्रैक्ट करना जो हम ह्यूमन डे टू डे लाइफ में या फिर मेडिसिन में या फिर अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में यूज़ कर पाए। ओवरऑल बायोटेक्नोलॉजी की जो फील्ड है दो पार्ट्स में ब्रॉडली डिवाइडेड है। एक है तुम्हारा जेनेटिक इंजीनियरिंग वाला सेक्शन जिसमें हम जीन्स को, DNA को मॉडिफाई करते हैं, ऑर्गेनिजम्स को मॉडिफाई करते हैं। एंड दूसरा है जो मॉडिफिकेशन के बाद जो हमें प्रोडक्ट्स चाहिए उन प्रोडक्ट को हम क्या करें, एक्सट्रैक्ट करें। सो इसमें भी टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट है। तो ये जो है पूरा बायो प्रोसेसिंग वाला सेक्शन है और एक है जेनेटिक इंजीनियरिंग वाला सेक्शन। सो थोड़ा ब्रीफली देख लेते हैं। सो ओवरऑल जो तुम्हारा मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का जो पूरा फील्ड है दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड दूसरा क्या है तुम्हारा बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है, जैसे कि नेम सजेस्ट करता है, इसमें हम क्या करते हैं, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को मॉडिफाई करते हैं, चेंज करते हैं, ऑर्गेनिज्म की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को चेंज करके उनको ऐसे कन्वर्ट करते हैं कि उनसे हमें अपना यूज़फुल प्रोडक्ट हमें मिल पाए। या फिर काफ़ी बार अगर सिर्फ प्रोडक्ट की बात नहीं हो रही है तो इसमें जीन थेरेपी भी इन्वॉल्व है जिसमें हम अगर तुम्हारा कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है एम्ब्रियोनल स्टेज में तो उसको हम करेक्ट कर सकते हैं। क्रिस्पर इज़ पार्ट ऑफ दिस। ठीक है, अगर तुम लोगों को क्रिस्पर पता है, अगर नहीं भी पता है तो हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म के जीन्स को मॉडिफाई करते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि उससे हम कोई चीज़ एक्सट्रैक्ट करें ही। फॉर एग्जांपल ह्यूमंस में काफ़ी बार जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं एंड उनको हम करेक्ट कर सकते हैं अगर हम जीन्स को एडिट कर पाए। एंड विथ एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि ये सारे प्रोसेस अभी यूज़फुल एंड एक्चुअली
किए जा सकते हैं, ठीक है। सो ये किसका पार्ट होगा, हमारे जेनेटिक इंजीनियरिंग का। बट ऑब्वियसली आईआईटी में डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आ रहे, बट दिस इज जस्ट एन ओवरव्यू, राइट। दूसरे एंड में क्या है, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। सो जो तुम्हारा नेक्स्ट सेक्शन है इस पूरे यूनिट का, वो ज़्यादा इस पे फोकस करता है, मतलब क्या क्या प्रोसेसेस हम एक्चुअली यूज़ करते हैं, उनका एप्लीकेशन क्या है। तो एप्लीकेशन इज़ वन, और ये वाला जो सेक्शन है दिस इज़ मोर अबाउट प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में हम क्या करते हैं, अगेन यूजिंग टेक्नोलॉजी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, हम ऐसे एनवायरनमेंट को क्रिएट करते हैं जिसमें हमारे इंटरेस्ट का ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पाए, रह पाए, जिंदा रह पाए, और उसके से हम क्या करें, एक्सट्रैक्ट कर पाए अपने इंटरेस्ट का प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल अगर तुम देखो तो इवन कर्ड मेकिंग, राइट, जिसमें हम दही को प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। बट ऑब्वियसली वो लार्ज स्केल में नहीं है तो ये टर्म यूज़ नहीं होता है, बट इट इज़ वेरी सिमिलर। तो जब भी घर पे दही जमाई जाती है, तब क्या होता है कि हमें चाहिए कि जो बेनिफिशियल हमारे बैक्टीरियाज है वही ग्रो कर पाए हमारे कर्ड में, और जो भी बैक्टीरिया बेनिफिशियल नहीं है वो ना ग्रो करे। तो अगर इसको हम बहुत ही कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में करते हैं, फॉर एग्जांपल जब एक्चुअली कर्ड सेट किया जाता है घर पे, तो जो भी हम लोग यूटेंसिल, जो भी बर्तन हम यूज़ करते हैं उसको स्टेरलाइज करके यूज़ करेंगे, राइट, ताकि उसमें पहले से कोई जर्म्स ना हो। अदरवाइज वो क्या कर सकते हैं, वो अलॉन्ग विद लैक्टोबैसिलस सर्वाइव कर सकते हैं। ऑल्दो ऐसा कम होता है, बट दिस इज़ अ चांस, राइट। सो इसीलिए जब घर पे तुम पिकल्स या फिर अचार को अचार के बर्तन से अचार निकाल रहे हो, तो फिर उसमें हमें स्पून जो है वो गीला नहीं इंट्रोड्यूस करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो गीला तुम्हारा चम्मच है उसमें क्या है, पानी है, और पानी में क्या हो सकते हैं, जर्म्स हो सकते हैं। इसीलिए दिस इज़ अ प्रॉब्लमेटिक प्रोसेस। एंड ऑल्सो जो वाटर है वो भी एक तरीके से ऑक्सीडेशन में कंट्रीब्यूट कर सकता है, तो इसीलिए उसको भी इन्वॉल्व नहीं किया जाता है। बट ओवरऑल अगर देखिए तो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग क्या है, इट इन्वॉल्व्स मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल कंडीशंस which will enable the growth of only desired microbes to obtain pure products। हमें प्योर प्रोडक्ट्स चाहिए। अगर मैं जैसे मैंने एग्जांपल लिया कर्ड का, तो मुझे प्योर कर्ड चाहिए जिसमें कोई भी जर्म्स नहीं होने चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना है, स्टेराइल एनवायरनमेंट को मेंटेन करना है, मतलब ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे पहले से कोई जर्म प्रेजेंट ना हो ना। ये ज़्यादा और भी लार्ज स्केल में होता है इंडस्ट्रीज़ में, जहाँ पे ये सेम प्रोसेस, सिमिलर प्रोसेस हो रहा हो, या फिर मेडिसिन का प्रोडक्शन जहाँ पे हो रहा हो, तो वहाँ पे तुम्हें नहीं चाहिए कि ऑब्वियसली कोई भी कंटैमिनेंट हो, कोई भी जर्म या कोई भी ऐसा अनवांटेड चीज़ हो। सो इसमें ये जो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग का पूरा जो स्टेप्स है वो बहुत ही लार्ज स्केल में होता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल है उसको मेंटेन करना, रेगुलेट करना, ठीक है। तो हमारा जो मेन फोकस है पूरे सेक्शन में क्या रहने वाला है, जेनेटिक इंजीनियरिंग पे रहने वाला है। आज हम बस प्रिंसिपल्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का लेक्चर काफ़ी शॉर्ट होने वाला है, बट आई वुड से कि जब तुम ये लेक्चर कंप्लीट कर लो तो प्लीज़ जाकर एनसीईआरटी को एक बार अच्छे से रीड करना। एंड क्वेश्चंस तो मैं करवा ही रही हूँ, पर क्वेश्चंस की जो डीपीपी है वो मैं तुम्हें ट्यूसडे को देने वाली हूँ, ताकि तुम एक्चुअली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओ। तो आज के लेक्चर के बाद डीपीपी नहीं मिलने वाली है, बट रिमेंबर मैं पीडीएफ ज़रूर अपलोड कर दूँगी, ठीक है। तो पीडीएफ में अपलोड कर दूँगी, तो आप उससे रिवाइज कर सकते हो। बट क्वेश्चन जो है मैं ट्यूसडे को देने वाली हूँ। इन द मीन टाइम आई वुड से कि ट्राई करो, खुद से क्वेश्चंस ढूंढ के भी कर सकते हो, या तो फिर जस्ट रिवाइज इट, ठीक है। जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, जो हमारा फर्स्ट थिंग है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में एक्चुअली होता क्या है। हमने क्या बोला कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम ऑर्गेनिज्म को लेते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं, राइट। अब मॉडिफाई करना मतलब क्या मॉडिफाई कर रहे हैं, उसका जीन्स को मॉडिफाई कर रहे हैं, डीएनए को मॉडिफाई कर रहे हैं। तो कुछ बेसिक स्टेप्स होते हैं जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के पार्ट होते हैं। सबसे पहले इमेजिन करो कि अब ये जो प्रोसेस है जेनेटिक इंजीनियरिंग, अगर तुम सोचो इसके बारे में, मैंने क्या बोला, हम जीन्स को मॉडिफाई कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो इसका एक ओल्डर वर्जन या फिर मोर ट्रेडिशनल वर्जन वाज व्हाट, सो इसी का एक तुम बोल सकते हो मोर ट्रेडिशनल अप्रोच। इसका एक ट्रेडिशनल अप्रोच क्या था, इसका एक ट्रेडिशनल अप्रोच एक तरीके से तुम बोल सकते हो कि तुम्हारा हाइब्रिडाइजेशन था। क्या था, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में हम क्या करते थे, फॉर एग्जांपल ये प्लांट के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा यूज़ होता है, और तुमने अगर मेंडल वाला लेक्चर में देखा है, दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ओनली, राइट। उसमें हम क्या कर रहे हैं, हम कैरेक्टर्स को चूज़ कर रहे हैं, दो ऑर्गेनिजम्स को चूज़ कर रहे हैं, उनके कैरेक्टर्स को चूज़ कर रहे हैं, उनको ब्रीड करवा रहे हैं। अब ये जो पूरा प्रोसेस है, मेंडल के केस में फिर भी काफ़ी चीज़ें कंट्रोल में थी, बट अदरवाइज जो फार्मर्स हाइब्रिडाइजेशन कैरी आउट करते हैं उसमें कंट्रोल उतना हमारा नहीं होता है। तो कंट्रोल नहीं होता, इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल तुमने क्या लिया, तुमने एक प्लांट लिया, ठीक है। इमेजिन करो कि तुमने एक एप्पल का
प्लांट लिया और इस प्लांट के जो एप्पल्स है दे आर वेरी स्वीट, बहुत ही स्वीट एप्पल्स आते हैं इस प्लांट में, बट इसमें बहुत जल्दी कीड़े लग जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रोन है, डिजीज़ इसमें बहुत ईजिली लग जाती है। वैसे तुम्हारे पास एक दूसरा प्लांट है जिसके एप्पल्स बहुत सार है, बहुत ही खट्टे हैं, बट इसमें डिजीज़ इतनी ईजिली नहीं लगती। तो तुम क्या कर सकते हो, अगर तुम एक ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन का अप्रोच लो तो तुम क्या कर सकते हो, तुम दोनों प्लांट को लो, उनको पॉलिनेट करवाओ। अब प्रॉब्लम एप्पल के साथ और भी बहुत सारी है क्योंकि उसमें सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है तो वेरिएशन बहुत ज़्यादा आता है, दैट्स वन प्रॉब्लम। बट अदरवाइज इमेजिन करो कि चलो ठीक है, तुम्हें क्या मिल गए, बहुत सारे ऑफस्प्रिंग्स मिल गए, इन दोनों का हमने पॉलिनेशन करवाया, हमें एप्पल्स मिलेंगे, उसमें सीड्स आएंगे, हम सीड्स को सो करेंगे और उसमें नए प्लांट आएंगे। अब प्रॉब्लम क्या है इसमें, क्योंकि ये प्रोसेस कंट्रोल नहीं है, क्या चांस है कि मुझे एक ऐसा एप्पल मिले जो कि स्वीट भी है और उसमें डिजीजेस एंड इंसेक्ट भी बहुत जल्दी नहीं लगते, चांस है। बट क्या दूसरा चांस भी है कि मुझे ऐसे एप्पल मिल जाए जो कि सावर भी है, खट्टे भी है और उसमें डिजीज़ भी लग जाते हैं? यस। सो हाइब्रिडाइजेशन का जो पूरा प्रोसेस है, इट इज़ नॉट वेरी वेल कंट्रोल्ड, outcomes are unpredictable, मतलब unpredictable outcomes हमें मिल सकते हैं। इसका मतलब क्या है, जैसे कि सार एप्पल, खट्टा एप्पल जिसमें कीड़े भी लग रहे हैं, ठीक है। अब ये जो है ये तो ऑब्वियसली एक प्रॉब्लम है, इसलिए हम क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन को उतना इफेक्टिवली हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, एक ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड, ज़्यादा हाईटेक वाला अप्रोच अप्लाई करते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इमेजिन करो कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हारा एप्पल ट्री है, ठीक है। तो दिस इज़ अ वेरी वेग एग्जाम्पल, एक्चुअली एप्लीकेशन इस तरीके से नहीं होता है, बट जस्ट टू हेल्प यू अंडरस्टैंड एंड रिलेट, इसको तुम ज़्यादा रिलेट कर पाओ इसलिए मैं ये एग्जाम्पल ले रही हूँ। तो इमेजिन करते हैं कि एप्पल है, वही है एप्पल, स्वीट है बट कीड़े लग रहे हैं उसमें, तो तुमने डिसाइड किया कि अच्छा ठीक है, ये जो मेरा दूसरा एप्पल है जो एक्चुअली खट्टा है पर उसमें कीड़े नहीं लगते हैं, तो लेट मी आइडेंटिफाई कि ऐसा कौन सा जीन है, ऐसा कौन सा डीएनए का सेक्शन है जिसकी वजह से ये डिजीज़ रेजिस्टेंट है, ऐसा क्या है इसके अंदर जिसकी वजह से इस पर कीड़े नहीं लगते हैं। तुम पहले उस चीज़ को आइडेंटिफाई करोगे, फिर फिगर आउट करोगे कि उस फीचर का, इमेजिन करते हैं कि इसके पास कुछ ऐसा टॉक्सिन बनता है, कुछ ऐसा मॉलिक्यूल बनता है जो अगर कीड़ा आके उसको कंज्यूम करते हैं, उसको खाते हैं तो वो मर जाते हैं, तो इसलिए वो उस प्लांट की तरफ नहीं जाते हैं। तो तुम ये जो मॉलिक्यूल है उसको बनाने वाला कौन सा जीन है वो तुम फाइंड आउट करोगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन्स, मतलब ऐसा डीएनए, ऐसा सेक्शन ऑफ डीएनए तुम फाइंड करोगे जिसमें एक डिजायरेबल जीन हो। ये डिजायरेबल जीन क्या बनाएगा, इवेंचुअली तुम्हारा डिजायरेबल प्रोडक्ट बनाएगा। क्या बनाएगा, तुम्हारा डिजायरेबल प्रोडक्ट बनाएगा। अब ये प्रोडक्ट हमारे केस में जो एप्पल वाला केस हमने लिया, वो एक ऐसा टॉक्सिन है जो कि इंसेक्ट को भगाता है, दूर भगाता है, ठीक है, हमारे एप्पल प्लांट से। तो सबसे पहले हमने डीएनए आइडेंटिफाई कर लिया कि मुझे कौन सा वाला डीएनए चाहिए, ठीक है। इसका एक और एग्जाम्पल क्या होता है कि जो इंसुलिन है, काफ़ी लोग जो डायबिटीज़ से सफ़र करते हैं उनको इंसुलिन की रिक्वायरमेंट होती है। अब इंसुलिन जो है उनको कहाँ से मिलता है, तो हम साइंटिस्ट ने क्या किया है, जो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन है उसको आइडेंटिफाई किया है, फिर उस जीन को एक बैक्टीरिया में डाल के बहुत सारा इंसुलिन प्रोड्यूस करवाया है। दिस इज अ फॉर्म ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। इसको हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बट आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए मतलब जो तुम्हें चाहिए, जो प्रोडक्ट चाहिए, उसको बनाने वाला जो इन्फॉर्मेशन जिस डीएनए के पास है, जिस सेक्शन ऑफ डीएनए के पास है या फिर जिस जीन के पास है, उसको तुम पहले फिगर आउट करो। अब वो फिगर आउट कैसे होता है, ये जो प्रोसेस है ये हमारे सिलेबस में एज सच नहीं है, उसका डिस्कशन हम नहीं करने वाले हैं। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। हम क्या करते हैं, वेल इट्स नॉट वेरी इजी ईदर। काफ़ी सारे ऑर्गेनिजम्स का जो डीएनए है वो ऑलरेडी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एंड देन अदर जीनोम प्रोजेक्ट्स के थ्रू ऑलरेडी कोड हो चुका है। तो ये प्रोसेस एक्चुअली काफ़ी क्रूशियल है, बहुत ही टाइम टेकिंग एंड हो सकता है, बट दिस इज फर्स्ट थिंग दैट इज डन। ये हमारे सिलेबस में इसको कैसे करना है, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या होगा, फिर तुमने आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन सा जीन तुम्हें चाहिए। अब तुम्हारा गोल क्या है, तुम इस जीन को लो। अगर हम अपने एग्जाम्पल पे वापस जाए, जो एप्पल वाला एग्जाम्पल है, तो मैंने मेरे दूसरे एप्पल ट्री से क्या ले लिया, ऐसा जीन जो कि एक टॉक्सिन को बनाता है जिसकी वजह से इंसेक्ट इस एप्पल के पास नहीं आते हैं, ठीक है। अब मैंने उस जीन को लिया, अब मुझे क्या करना है इस एप्पल ट्री में, ये हाइपोथेटिकल है, इट्स नॉट डन इन दिस मैनर, लेट मी टेल यू अगेन। इस तरीके से ऐसे एप्पल्स, मतलब इट्स नॉट दैट सिंपल, बट सिंप्लीफाई करके मैं बता रही हूँ। ये जीन लिया, अब तुम्हें चाहिए कि मैं इस एप्पल ट्री के अंदर ये जीन डाल दूँ, ठीक है। तो फिर इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट। अब ज़्यादा एक्चुअली प्रैक्टिकली क्या होता है, जो जीन्स होते हैं वो होस्ट
क्या होते हैं होस्ट? होस्ट जनरली कोई बैक्टीरिया होता है या तो फिर कोई भी एक सिंपल टू ग्रो ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। उसके अंदर हम क्या करते हैं, उस होस्ट के अंदर हम अपना इंटरेस्ट वाला डीएनए डालते हैं। फॉर एग्जांपल अगर जो तुम इंसुलिन वाली बात करो तो उसको हम क्या कर सकते हैं, एक बैक्टीरिया में फिर डाल सकते हैं, ठीक है। नाउ अब हम क्या करेंगे, जैसे ही हमने होस्ट में डीएनए डाल दिया, अब हमें चाहिए कि जो हमारा डीएनए है उससे एक्चुअली मेरा जो प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट की मुझे रिक्वायरमेंट है वो बने। फॉर एग्जांपल अब मैं चाहती हूँ कि जो मेरा नया एप्पल प्लांट है जिसमें एक्चुअली स्वीट एप्पल लगते थे, उसमें मैंने वो डीएनए डाला है जिससे टॉक्सिन बने और फिर वो डिजीज रेजिस्टेंट बन जाए। वो जो प्लांट है वो एक्चुअली इस नए टॉक्सिन को बनाए। ज़रूरी नहीं है कि तुमने बस एक डीएनए का एक पीस डाल दिया किसी भी सेल में तो उस डीएनए का फिर क्या ट्रांसक्रिप्शन होगा। ट्रांसक्रिप्शन हमने इससे पहले वाले लेक्चर में देखा था जिसमें आरएनए बनता है डीएनए से। तो क्या मैं किसी भी सेल में अगर सिंपली डीएनए डाल दूँ तो क्या उससे आरएनए बन जाता है? द आंसर इज़ नो, क्योंकि देयर इज़ अ थिंग जहाँ पे हमें क्या चाहिए होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन करवाना होता है, उसको इंटीग्रेट करवाना होता है। सो इसीलिए हमें क्या करना है, जो इंट्रोड्यूस डीएनए है उसको होस्ट के अंदर मेंटेन करना है। एंड हम चाहते हैं कि ये जो डीएनए है जो नेक्स्ट प्रोजनी है, जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें जाए। ऐसा हम क्यों चाहते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन में जाए? क्योंकि अगर तुम बैक्टीरिया की बात करो, एक बैक्टीरिया ने थोड़ा सा टॉक्सिन प्रोड्यूस किया पर तुम्हें बहुत सारा टॉक्सिन चाहिए या फिर बहुत सारा कोई भी प्रोडक्ट चाहिए, तो तुम क्या चाहोगे कि जो तुम्हारा एक बैक्टीरिया है जिसके अंदर तुम्हारा डीएनए है, उस बैक्टीरिया, सो इमेजिन करते हैं मेरा एक बैक्टीरिया, इसके अंदर मेरा एक्चुअली वो डीएनए है जो मुझे चाहिए था इसके अंदर जाए। अब ये जो प्रोडक्ट देगा वो बहुत ही कम होने वाला है। ये जो प्रोडक्ट है वो क्या होने वाला है, अमाउंट में बहुत ही कम होने वाला है। इसलिए मुझे चाहिए कि ये जो बैक्टीरिया है जब वो डिवाइड करे तो जो नए बैक्टीरिया बनेंगे उसके अंदर भी मेरा जो एक्चुअल डिज़ायरेबल डीएनए है वो होना चाहिए। फिर क्या होगा, 2 बैक्टीरिया उससे ज़्यादा करेंगे, फिर ये फिर से डिवाइड होगा, फिर बन जाएंगे कितने, टोटल 4 बैक्टीरिया। सो इफ़ यू हैव मोर एंड मोर बैक्टीरिया, मोर ऑर्गेनिज्म, मोर होस्ट जिसके अंदर मेरा डिज़ायरेबल डीएनए है, तो मुझे उतना ही ज़्यादा क्या मिल सकता है, प्रोडक्ट मिल सकता है। तो ये इसका लॉजिक है, दिस इज़ द लॉजिक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। एंड अभी हमें क्या करना है, बहुत ही डिटेल में देखना है कि ये जो प्रोसेस है वो कैसे होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो प्रोसेस है वो कैसे होता है, ठीक है। ओके, सो अब मुझे करना है जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसमें प्रोसेस क्या है, सिंपल है, मुझे होस्ट डीएनए को आइडेंटिफाई करना है। अब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो वाला प्रोसेस हमारे पास नहीं है, तो हम अजम्पशन क्या लेंगे, मुझे पता है कि मुझे कौन सा डीएनए चाहिए मेरे होस्ट में आए, मेरे नए बैक्टीरिया में आए। तो फिर क्या करना है, मुझे उस होस्ट से, फॉर एग्जांपल कि मेरे पास एक सेल है, एक बैक्टीरिया है जो कि कोई एक प्रोटीन बनाता है, मुझे वो बैक्टीरिया का वो प्रोटीन एक दूसरे बैक्टीरिया में चाहिए। तो पहले तो मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि मुझे कौन सा वाला डीएनए चाहिए। अब मुझे इस डीएनए को लेना है और फिर उसको उस नए होस्ट से, उस पुराने होस्ट से निकाल के नए होस्ट में डालना है। तो मुझे डीएनए को निकालना पड़ेगा, फिर होस्ट में डालना पड़ेगा, फिर उसका पूरा प्रोसेस करवाना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए हमें कुछ टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है। क्या क्या है ये टूल्स, यही आज का हमारा मेन टॉपिक होने वाला है, ठीक है। फर्स्ट टूल जो है उसको हम बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ठीक है। अब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या करते हैं, अब मुझे पूरा डीएनए तो नहीं चाहिए। अगर मेरे पास ये पूरा, फॉर एग्जांपल अगर मैं ह्यूमंस की बात करूँ, ह्यूमंस में पूरा डीएनए जो है वो यूजफुल भी नहीं होता और वो पूरा मेरे एक्चुअल प्रोडक्ट को कोड भी नहीं कर रहा है। तो मुझे इमेजिन करो बस इतना सा ही डीएनए चाहिए, ठीक है। ये है मेरा क्या, डीएनए ऑफ इंटरेस्ट। अगर मुझे इतना सा ही डीएनए चाहिए तो क्या मैं पूरा का पूरा डीएनए लेके मेरे नए होस्ट में डालूंगी? नहीं, मुझे क्या करना है, इसको यहाँ पे करना है कट। इसको कट करने में कौन हेल्प करता है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। दे आर लाइक द मॉलिक्यूलर सिजर्स की तरह एक्ट करते हैं और मेरे इंटरेस्ट ऑफ डीएनए को, मेरे जो डीएनए की मुझे रिक्वायरमेंट है उसको कट करके ओरिजिनल ऑर्गेनिज्म से निकालने में मुझे हेल्प करते हैं। एंड यही एंजाइम्स फिर मुझे एक तरीके से हेल्प करेंगे उसको नए होस्ट में के साथ इंटीग्रेट करने में भी। वो कैसे होगा देखेंगे। फिर आएगा क्लोनिंग वेक्टर्स। अभी क्लोनिंग वेक्टर्स क्या करते हैं, मैंने क्या बोला, कोई भी डीएनए ले लो तो वो रेप्लिकेट हो जाएगा क्या, क्या उससे नया प्रोटीन बन जाएगा? द आंसर इज नो। तुम्हें चाहिए कि जो तुम्हारा डीएनए है वो होस्ट के अंदर जाए और उसकी बहुत सारी कॉपीज़ बने, उससे फिर तुम्हारा आरएनए बने और फिर आरएनए से क्या बने, प्रोटीन बने। तो जो तुम्हारा डीएनए है उसको होस्ट के अंदर लेके कौन जाता है, तुम्हारे क्लोनिंग वेक्टर्स। एंड क्लोनिंग वेक्टर्स में और भी बहुत सारे फीचर्स होते हैं जो इस पूरे प्रोसेस को यूजफुल एंड एक तरीके से पॉसिबल बनाते हैं, ठीक है।
एंड फिर हमें चाहिए ऑब्वियसली एक ऐसा होस्ट जो मेरे डीएनए को एक्सेप्ट कर पाए, उसको एक्चुअली रेप्लिकेट कर पाए और उससे एक्चुअली मेरा जो प्रोडक्ट ऑफ इंटरेस्ट है वो बना पाए, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स चाहिए जो मेरे डीएनए को कट करके निकालने में हेल्प करेंगे। फिर मुझे चाहिए क्लोनिंग वेक्टर्स जो उस डीएनए को लेके जाएंगे कहाँ पे, होस्ट के अंदर। और फिर ऑब्वियसली मुझे क्या चाहिए, कॉम्पिटेंट होस्ट चाहिए जो एक्चुअली मेरे डीएनए को क्या करे, एक्सेप्ट करे, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या कवर करना है कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या होते हैं। अब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो है वो बेसिकली जैसे नेम सजेस्ट करता है, रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्ट करना किसी को मतलब किसी चीज़ को रोकना। ये किसको रोक रहे हैं, ये जो एंजाइम्स है वो बैक्टीरियोफेज के ग्रोथ को स्टॉप करते थे एंड इनको आइडेंटिफाई किया गया था बिकॉज अगर ये एंजाइम्स प्रेजेंट है तो बैक्टीरियोफेज जो है वो ग्रो नहीं कर पाता था। कहाँ पे मिले थे ये, ई कोलाई में तुम्हें मिले थे, ठीक है। ई कोलाई में एक कुछ ऐसे एंजाइम्स थे कि अगर ई कोलाई में वो एंजाइम्स है तो उसमें बैक्टीरियोफेज जो है वो ग्रोथ नहीं कर पाता, उसको ग्रोथ क्या था, रिस्ट्रिक्टेड था, इसलिए इनको हमने क्या बोला, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। अब जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है वो दो कैटेगरी के थे, या तो वो रिस्ट्रिक्ट करते थे बाय मिथाइलेटिंग द डीएनए। अब मिथाइलेटिंग द डीएनए मतलब कि क्या कर रहे हैं हम, मिथाइल ग्रुप को ऐड कर रहे हैं। दिस वाज वन टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है। क्या था एक मिथाइलेटिंग, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या था, मिथाइलेटिंग द डीएनए। अब डीएनए जब मिथाइलेट हो जाता है तो फिर वो इनएक्सेसिबल हो जाता है, उस पर ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाता है। दिस इज अ वे ऑफ रेगुलेटिंग द जीन, मिथाइलेशन, ठीक है। मिथाइलेशन में क्या करता है, मिथाइल ग्रुप को ऐड करते हैं जिसकी वजह से उसको, उस डीएनए को हम अब यूज नहीं कर सकते, वो यूजलेस एक तरीके का हो जाता है। दूसरा तरीका क्या था, दीज वर द अदर वंस वर द वंस व्हिच विल कट द डीएनए। दूसरे क्या थे, जो ऐसे जो कट करते थे डीएनए को, ठीक है। तो दो टाइप के थे, एक था जो मिथाइलेट करता था, दूसरा था जो कट करता था। अब कट करने वाले भी फर्दर दो टाइप के थे, ठीक है। कट करने वाले जो एंजाइम्स थे वो भी फर्दर दो टाइप के थे। इन्हीं को हम नॉर्मली, अगर किसी ने बोला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, तो हम मिथाइलेशन वाले की बात करते हैं क्या, नहीं, हम जनरली किसकी बात करते हैं, द वंस विच विल एक्चुअली कट द डीएनए। दीज वंस आर नॉट रेफर्ड टू एज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स इन डे टू डे लैंग्वेजेस। डे टू डे टर्म जब हम यूज़ करते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, क्या हम मिथाइलेट उस वाले एंजाइम की बात करें जो डीएनए को मिथाइलेट करता है, नहीं। ऑल्दो वो भी ग्रोथ को स्टॉप करते हैं पर हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, ऐसे एंजाइम जो डीएनए को क्या करते हैं, कट करते हैं। अब जो कट करते हैं डीएनए को वो एंजाइम्स, वो भी फर्दर दो टाइप के हो सकते हैं, या तो वो हो एक्सोन्यूक्लिएजेस या तो हो वो एंडोन्यूक्लिएजेस। न्यूक्लिएज जो होता है, न्यूक्लियस क्या है, इट्स अ न्यूक्लियस जो है इट इज़ अ कैटेगरी, या फिर कैटेगरी बोलो, ग्रुप बोलो, फैमिली बोलो, इट्स अ कैटेगरी ऑफ एंजाइम्स। जो न्यूक्लियसेस है वो क्या है, कैटेगरी है किसकी, एंजाइम्स की कैटेगरी है। ये एक ऐसे एंजाइम्स की कैटेगरी है जो कि न्यूक्लिक एसिड्स को क्या करती है, डाइजेस्ट करती है, उनको ब्रेक करती है। कैटेगरी ऑफ एंजाइम्स दैट ब्रेक स्लैश डाइजेस्ट न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड, अब डीएनए क्या है, इट्स अ न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। सो इट्स अ, जो तुम्हारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है दे आर टाइप्स ऑफ व्हाट, दे आर टाइप्स ऑफ न्यूक्लिएजेस, ठीक है। अब दो टाइप की न्यूक्लिएज है, कट करेंगे डीएनए को, फिर मतलब ये क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, ठीक है। अभी जो न्यूक्लियस है दो टाइप की, या तो वो एक्सोन्यूक्लियस हो या तो फिर वो क्या हो, एंडोन्यूक्लियस। एक्सो का मतलब क्या होता है, एक्सो का मतलब आउटसाइड। तो जो तुम्हारे न्यूक्लियस है, जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, जो डीएनए के एंड वाले न्यूक्लियोटाइड्स को कट करे, उनको हम क्या बोलेंगे, एक्सोन्यूक्लियसेस। दे रिमूव द न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम द एंड्स ऑफ द डीएनए। डीएनए के एंड से वो न्यूक्लियोटाइड्स को क्या करते हैं, रिमूव करते, कट करके हटाते हैं, तो एक्सोन्यूक्लियसेस। एंडो का मतलब क्या होता है, इनसाइड, मतलब कि वो क्या करते हैं, डीएनए का अगर ये मेरा पूरा स्ट्रैंड है, इसमें बीच में कहीं पे इन बिटवीन दे विल मेक द कट, ठीक है। अब जो सारे एंडोन्यूक्लियसेस होते हैं, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो तुम्हारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है, जो एंडोन्यूक्लियसेस है, सबसे पहली बात क्या है, वो डीएनए कहीं मिड में जाके कट करेंगे, ठीक है। अब जनरली जो एंडोन्यूक्लियसेस होते हैं वो क्या करते हैं, अगर मैं डीएनए को देखूं तो डीएनए क्या है, डबल स्ट्रैंडेड है, ठीक है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में दे हैव, ऑल एंडोन्यूक्लियसेस हैव अ रिकॉग्निशन साइट। व्हाट डू दे हैव, दे हैव रिकॉग्निशन साइट्स। रिकॉग्निशन साइट जैसे कि नेम सजेस्ट कर रहा है, एक ऐसा जगह है, एक ऐसी साइट है जिसको एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, मतलब आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो इट्स अ सीक्वेंस ऑफ डीएनए, सीक्वेंस ऑफ डीएनए। जनरली ये क्या होता है, एक पैलियंड्रोमिक सीक्वेंस होता है। सीक्वेंस ऑफ डीएनए कैसा सीक्वेंस है ये,
पैलियंड्रोमिक, अब ये जो पैलियंड्रोमिक सीक्वेंस है इसका भी हम लोग मीनिंग समझेंगे। पैलियंड्रोमिक sequence of DNA which the endonuclease identifies and cuts। सो बेसिकली हर एक एंडोन्यूक्लियस का क्या होता है, एक रिकग्निशन साइट होता है डीएनए में, मल्टीपल हो सकते हैं रिकग्निशन साइट्स। रिकग्निशन साइट्स मतलब ऐसे सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड जिसको जाके एंडोन्यूक्लियस रीड कर सकता है और जैसे उसको आइडेंटिफाई किया वहाँ पे वो क्या करता है, कट करता है। ये जो सीक्वेंसेस होते हैं जनरली वो कैसे होते हैं, पैलियंड्रोमिक इन नेचर होते हैं। अब पैलियंड्रोम का मतलब क्या है, इट रीड्स द सेम फ्रॉम बोथ साइड्स, रीड्स द सेम फ्रॉम बोथ साइड्स, मतलब दोनों साइड से इनको जब हम रीड करते हैं तो ये सेम ही इसका मीनिंग निकलता है या फिर सेम ही तरीके से उनका रीडिंग होता है। जैसे मलयालम जो तुम्हारा वर्ड है उसको भी अगर तुमने दोनों साइड से रीड किया तो फिर वो मलयालम ही रीड करेंगे, ठीक है, लिख के देख लो मलयालम, फ्रंट से रीड किया तो भी मलयालम है, बैक से रीड किया तो भी क्या है, मलयालम है। ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, ऐसे वर्ड्स को हम बोलते हैं पैलियंड्रोमिक सीक्वेंसेस, ठीक है। बट डीएनए के कॉन्टेक्स्ट में जो पैलियंड्रोमिक सीक्वेंस है वो क्या होता है, पैलियंड्रोमिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए की जब मैं बात करती हूँ तब वो क्या होता है, फ्रॉम बोथ साइड्स इन सेम ओरिएंटेशन। इसका मतलब क्या है, ऐसा नहीं है, फॉर एग्जाम्पल इमेजिन करो मेरे पास एक डीएनए का सीक्वेंस है, इसका एग्जाम्पल मेरे पास, I'll just quickly check if I have included the example somewhere here। हाँ, इधर देखते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे देखते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का पैलियंड्रोमिक सीक्वेंस क्या है। अभी इस सीक्वेंस को देखो, सीक्वेंस क्या है, GAATTC, ठीक है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री जो स्टैंड है वो क्या होगा, अब इमेजिन करते हैं ये है मेरा 5' वाला, 5' से 3', तो इस साइड क्योंकि G के इधर क्या होता है C, AA की जगह TT, फिर AA, फिर क्या आ जाएगा G, तो इस साइड क्या होगा 5' to 3'। अब जनरली कंफ्यूजन क्या रहती है, जो फर्स्ट टाइम इस टॉपिक को कवर करते हैं वो देखते हैं इस सीक्वेंस को, सीक्वेंस क्या है, GAATTC। क्वेश्चन है इज इट अ पैलियंड्रोमिक सीक्वेंस। द थिंग इज अगर तुम इसको दोनों साइड से रीड करो क्या तुम्हें सेम वर्ड मिल रहा है, नहीं, एक साइड है GAATTC, दूसरी साइड से रीड किया तो CTTAAG, तो ऑब्वियसली सेम रीड नहीं कर रहा है, पर यहीं पे हो जाती है कंफ्यूजन। अकॉर्डिंग टू पैलियंड्रोमिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए दोनों साइड से रीड करना तो है बट सेम स्ट्रैंड को नहीं, दोनों अलग स्ट्रैंड्स को, मतलब सेम ओरिएंटेशन से 5' से 3' में अगर मैंने रीड किया मुझे क्या मिलता है, GAATTC। सिमिलरली 5' से 3' के दूसरे स्ट्रैंड को जब मैंने रीड किया मुझे सेम मिलना चाहिए, GAATTC। क्या मिल रहा है सेम, यस। तो मेरा फर्स्ट स्ट्रैंड जो है, इमेजिन करो ये मेरा फर्स्ट स्ट्रैंड है, इसको मैंने रीड किया 5' से 3' के सीक्वेंस में, क्या मिला मुझे, दिस सीक्वेंस। अब मैंने सेकेंड स्ट्रैंड को लिया और उसको भी किस ओरिएंटेशन में रीड किया, 5' से 3' के ओरिएंटेशन में, क्या मुझे फिर से यही मिल रहा है, GAATTC, यस। अगर मिल रहा है तो फिर क्या है, ये मेरा जो पूरा सीक्वेंस है डीएनए का, इसको मैं फिर क्या बोल सकती हूँ, पैलियंड्रोमिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए, ठीक है। और हर एक एंडोन्यूक्लियस का एक पर्टिकुलर रिकग्निशन साइट क्या होता है, एक पैलियंड्रोमिक सीक्वेंस होता है जिसको वो रीड करता है, बोलता है हाँ मुझे यहाँ पे अब कट लगाना है। अब जो कट है क्या वो डीएनए के दोनों साइड एंड में कट लगाएगा, नहीं, एंड में अगर कट लगाता तो वो क्या बन जाता है, एक्सोन्यूक्लियस। अब मुझे पता है मेरा ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो क्या है, एंडोन्यूक्लियस है, और उसका एंडोन्यूक्लियस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों वो हम देखेंगे। अब वो क्या कहते हैं, जनरली पहले तो पैलियंड्रोमिक सीक्वेंस आइडेंटिफाई किया, हाँ ठीक है मुझे मिल गया, मेरे रिकग्निशन साइट मिल चुका है मुझे, ठीक है, ये क्या है इसका रिकग्निशन साइट। रिकग्निशन साइट जैसे कि नेम सजेस्ट कर रहा है, रिकग्निशन साइट, व्हाट डज इट मीन, इट्स अ साइट दैट इट रिकग्नाइजेस, देख के समझ में आ गया कि अच्छा ठीक है यहीं पे मुझे कट करना है, ओके, रिकग्नाइज कर लिया। अब कट लगाना है, जो कट है वो जनरली किसी दो बेस पेयर्स के बीच में ही वो लगाता है। अब इस केस में कट कहाँ पे लगने वाला है, मेरा जो ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है इसका नाम क्या है, EcoR1, क्या है इसका नाम, EcoR1। ये जो EcoR1 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये कहाँ पे कट लगा रहा है, बिटवीन द बेस पेयर G and A, G and A के बीच में यहाँ पे कट लगाएगा, तो इधर भी किधर लगाएगा, G and A के बीच में ही, ठीक है। अब ये जो कट हो गया, कट होने के बाद जो मेरा सीक्वेंस बनेगा आफ्टर कटिंग, जो मेरा सीक्वेंस बनेगा वो क्या बनेगा,
आफ्टर कटिंग जो मेरा सीक्वेंस है वो क्या हो जाएगा, ए ए टी टी सी, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा ए ए टी टी, यहाँ पे भी क्या था सी। अब अगर तुम देखो तो यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड एक न्यूक्लियोटाइड एब्सेंट है दोनों साइड में। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं स्टिकी एंड्स। ये जो सेक्शंस हैं इनको हम क्या बोलते हैं, स्टिकी एंड्स। ठीक है, क्या बोलेंगे हम इसको, स्टिकी एंड्स। इनको स्टिकी एंड्स क्यों बोलते हैं, स्टिकी एंड्स, ये भी एक स्टिकी एंड है और ये भी एक क्या है, स्टिकी एंड है। ये स्टिकी एंड इसलिए है, या फिर इसको ओवर हैंग्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओवर हैंग, मतलब हैंगिंग जैसा स्ट्रक्चर है। यहाँ पे इसके सपोर्ट करने वाला कुछ नहीं है, इस साइड भी इधर नीचे सपोर्ट करने वाला कुछ नहीं है, तो स्टिकी एंड्स या फिर हैंगिंग एंड्स भी बोलते हैं इसको। अब इसका इम्पॉर्टेंस क्या है, इसका इम्पॉर्टेंस ये है कि जब इसको सी के सामने कुछ नहीं है, सी के साथ जो हाइड्रोजन बॉन्ड था जी का, कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स थे, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है, तो वो अब नहीं है। तो जब भी सी को जी मिलेगा तो उसके साथ वो क्या कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा। तो जो स्टिकी एंड्स है, जो प्रेजेंस है स्टिकी एंड्स का, दे फैसिलिटेट जॉइनिंग ऑफ डीएनए विद प्लाज्मिड। ठीक है, तो अब क्या होगा, जब भी इमेजिन करते हैं ये मेरा एक स्टिकी एंड है, मेरा इसी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से अगर मैंने किसी और डीएनए को कट किया तो वो भी ऐसा ही स्टिकी एंड बनाएगा। क्या बनाएगा, ए ए टी टी सी, इसके आगे कुछ कुछ होगा, यहाँ पे क्या होगा, सी टी टी ए ए, ठीक है, इसके आगे कुछ कुछ होगा। अब ये वाला डीएनए और ये वाला डीएनए जब आसपास आएंगे तो ये वाला जो सी है, ठीक है, वो किसके साथ बॉन्ड बना लेगा, वो जी के साथ बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, एंड ओवरऑल जो तुम्हें है, तो अच्छा ठीक है, अब ये जो कट हुआ है ये दोनों अब आपस से अलग हो गए। ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो ओवरहैंग्स कैसे बनेगा, इमेजिन करते हैं, ये मेरा ये वाला सेक्शन देखते हैं, ये मेरा होस्ट डीएनए का सेक्शन है। ठीक है, ऐसा पूरा सेक्शन बना है, और जो मेरा दूसरा डीएनए, इमेजिन करते हैं ये मेरा होस्ट, ये मेरा डीएनए का सेक्शन है, और ये मेरा प्लाज्मिड का डीएनए। अब प्लाज्मिड को भी मैंने सेम ही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया है, तो क्या बन जाएगा, सी टी टी ए ए, और यहाँ पे कोई सीक्वेंस है। अब ये जो है ये पूरा एक ओवरहैंग है, ये भी क्या है, पूरा ये दोनों ओवरहैंग्स है। तो ये वाला जो सेक्शन है इसके ऊपर क्या हो जाएगा, कंप्लीटली अच्छे से फिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों जब पास में आएंगे दोनों क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। क्यों, क्योंकि जो टी है वो ए के साथ बॉन्ड बनाएगा, इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, दूसरा टी जो है इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, तो एक्स्ट्रा एक टी लिख दिया। ए जो है ये टी के साथ बॉन्ड बनाएगा, दूसरा जो ए है वो दूसरे टी के साथ बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, एंड इवेंचुअली बाकी ये जो पूरा है ये एक तरीके से लाइगेट हो जाएगा। तो ये जो एक्चुअल जॉइनिंग है, पहले तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं, क्या बॉन्ड फॉर्म होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म होंगे सबसे पहले, फिर उसके बाद फिर आएगा कौन, डीएनए लाइगेज, जो कि बेसिकली पूरे जो दोनों सेक्शंस ऑफ डीएनए है दोनों को क्या करेगा, ज्वाइन कर देगा। इसीलिए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो एंडोन्यूक्लियेजेस है वो इंपॉर्टेंट है। क्या तुम्हारे एक्सोन्यूक्लियस को हम यूज कर सकते हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, क्या इस पर्पस के लिए कैन वी यूज, क्वेश्चन आएगा, कैन वी यूज एक्सोन्यूक्लियस फॉर लाइगेटिंग प्लाज्मिड और डीएनए को बाइंड करने के लिए, क्या हम एक्सोन्यूक्लियस से कट कर सकते थे, तो आंसर इज नो, क्योंकि विद एक्सोन्यूक्लियस ये जो स्टिकी एंड्स है, ये जो ओवरहैंग्स है वो बनते नहीं है। ठीक है, जो ओवरहैंग्स है वो नहीं बनते। ठीक है, सो द आंसर इज नो, एज दे कट at the ends of DNA and do not form sticky ends। ये जो sticky ends है, ये जो पूरा ये जो सेक्शन है तुम्हारा sticky ends का, ये बना क्या, ये नहीं बना, ये जो sticky end है ये बना ही नहीं। ठीक है, and do not form sticky ends and sticky ends, या फिर तुम बोलो overhangs, अगर वो नहीं बनते हैं तो फिर जो जॉइनिंग है वो नहीं हो सकती। ठीक है, सो लाइगेशन जो है प्लाज्मिड का और डीएनए का जो कनेक्शन है वो बन सकता है क्या, नहीं। तो इसलिए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स में हम कौन सा वाला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे हमारे एंडोन्यूक्लियस को। ठीक है, तो एंडोन्यूक्लियस से हम क्या करते हैं, हमारा जो एक्चुअल डीएनए ऑफ इंटरेस्ट उसको कट करेंगे। ठीक है, कट करके हमें क्या मिल गया, एक ऐसा डीएनए मिल गया जो कि दूसरे डीएनए के साथ बाइंड करने के लिए रेडी है। अगर वो दूसरा डीएनए भी क्या है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ सेम रिस्ट्रिक्शन, सेम एंडोन्यूक्लियस के साथ कट है, तो हमें चाहिए, अगर तुम किसी भी 2 डीएनए को कनेक्ट करना चाहते हो तो तुम एक डीएनए को लो
और उसको किससे कट करो, एक एंडोन्यूक्लियस से कट करो, और दूसरे डीएनए को भी उसी एंडोन्यूक्लियस से तुम्हें क्या करना है, कट करना है। जब तुम ये करोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, तुम्हें मिल जाएंगे दो ऐसे स्टिकी एंड्स जो कि एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करने के लिए रेडी है। क्या करने के लिए रेडी है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करने के लिए रेडी है। यहाँ पे दूसरे का जी होगा, ये पूरा यहाँ पे दूसरा स्ट्रैंड होगा, और यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी जी होगा, और ये पूरा ऐसे स्ट्रैंड होगा, जो तुम्हें यहाँ पे फिगर में ज़्यादा अच्छे से दिखा है। तो हमने क्या किया, वेक्टर डीएनए लिया। अब हम नेक्स्ट देखने वाले वेक्टर। वेक्टर क्या करता है, तुम्हारे इंटरेस्ट ऑफ डीएनए को लेके जाता है होस्ट के अंदर, बट होस्ट के अंदर लेके जाने के लिए वेक्टर के पास खुद के पास तो तुम्हारा डीएनए होना चाहिए जिसको तुम्हें लेके जाना है होस्ट के अंदर। तो तुम क्या करते हो, वेक्टर के डीएनए को कट करते हो किसके साथ, एंडोन्यूक्लियस के साथ, और तुम्हारे जो एक्चुअल डीएनए ऑफ इंटरेस्ट है, जो तुम्हारा फॉरेन डीएनए है, उसको भी किसके साथ कट करते हो, सेम एंडोन्यूक्लियस के साथ। जब तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें क्या मिल जाता है, ये पूरा हट जाएगा, दिस विल बी रिमूव्ड एंड दिस पोर्शन विल बी रिमूव्ड, तुम्हें मिल जाएंगे स्टिकी एंड्स। अब फिर क्या हो सकता है, क्योंकि ये दोनों स्टिकी एंड्स एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री है बेसिकली, तो क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, दोनों क्या हो जाते हैं, एक साथ स्टक हो जाते हैं। फिर तुम्हें कौन हेल्प करता है इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने में, डीएनए लाइगेज। इवेंचुअली कौन हेल्प करेगा, डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज then joins both the DNA। ठीक है, दोनों डीएनए मॉलिक्यूल्स को, बोथ द डीएनए मॉलिक्यूल्स को बाद में क्या कर देगा, ज्वाइन कर देगा। ये सबको समझ में आया, ठीक है, होपफुली दिस पार्ट इज क्लियर। सो इसलिए एंडोन्यूक्लियस से कट करना है, सेम एंडोन्यूक्लियस से दोनों को कट करना है ताकि स्टिकी एंड्स फॉर्म कर पाए। वो पहले हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, फिर डीएनए लाइगेज क्या कर देगा, फिर उनके बैकबोन्स को ज्वाइन कर देगा। ठीक है, चलो, तो ये तो हो गया तुम्हारा एंडोन्यूक्लियस का। नेक्स्ट होता है क्लोनिंग वेक्टर्स। अब जो क्लोनिंग वेक्टर्स है वो है क्या, हम सिंपली हमारा डीएनए जो है उसका जो सेक्शन है वो ले जाके होस्ट में डाल दे तो क्या वो रेप्लिकेट होगा, क्या उस पर ट्रांसक्रिप्शन होगा, क्या उस पर ट्रांसलेशन हो, क्या हमारा प्रोटीन हमें मिलेगा, द आंसर इज नो। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो डीएनए का जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस है वो कहीं पे भी रैंडमली स्टार्ट नहीं हो सकता। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा डीएनए एक्चुअली रेप्लिकेट हो, उसके नए कॉपीज बने, उस पर एक्चुअली ट्रांसक्रिप्शन हो, तो मुझे क्या चाहिए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन चाहिए। क्या चाहिए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहाँ पे एक्चुअली रेप्लिकेशन स्टार्ट हो सकता है। तो इसीलिए मैं सिंपली डीएनए को लेके किसी होस्ट के अंदर डाल नहीं सकती, तो मुझे क्या यूज़ करना पड़ता है, क्लोनिंग वेक्टर्स को यूज़ करना पड़ता है। अभी क्लोनिंग वेक्टर्स क्या है, ये दो मेन क्लोनिंग वेक्टर्स एक तरीके से दो कैटेगरी के होते हैं, या तो वो हो प्लाज्मिड या तो वो बैक्टीरियोफेजेस। अब इनका इंपॉर्टेंस ये है कि इनके पास होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस। अगर इन पे, अगर किसी प्लाज्मिड पे, प्लाज्मिड क्या है, इफ यू गाइस रिमेंबर, इट्स अ एक्स्ट्रा न्यूक्लियर, या फिर इट्स बेसिकली सर्कुलर chromosomes, short circular chromosomes which have extra nuclear DNA। मतलब जो बैक्टीरिया होता है उसमें along with जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें अलॉन्ग विद जो तुम्हारा एक्चुअल जेनेटिक मटेरियल है, जो न्यूक्लियर डीएनए, ऑब्वियसली न्यूक्लियस तो है नहीं, बट जो एक्चुअल डीएनए उसके साथ साथ क्या होते हैं, प्लाज्मिड्स भी होते हैं, एक्स्ट्रा कुछ डीएनए होते हैं जो कि सर्कुलर होते हैं, मोस्टली मतलब सर्कुलर होते हैं इन शेप, तो उनको सर्कुलर क्रोमोसोम्स भी बोला जाता है। अब इनमें क्या होता है, दे हैव ORI which is nothing but origin of replication, they have origin of replication sites। अब इनके पास अगर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है तो अगर मेरे प्लाज्मिड का, इमेजिन करो ये मेरा पूरा प्लाज्मिड है, इसमें यहाँ पे क्या है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। अगर इसमें मैंने अपना इंटरेस्ट ऑफ डीएनए लेके जाके बाइंड करवा दिया, इमेजिन करो यहाँ पे मैंने लेके जाके अपना डीएनए, जो डीएनए मुझे चाहिए कि मेरे होस्ट के अंदर जाए, वो यहाँ पे लगा दिया, तो क्या होगा, क्या ये डीएनए रेप्लिकेट होगा, द आंसर इज यस, क्योंकि रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा यहाँ पे। रेप्लिकेशन जो है वो कहाँ पे स्टार्ट होगा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे स्टार्ट होगा, रेप्लिकेशन स्टार्ट्स हियर। और जब यहाँ पे रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है तो फिर यहाँ ये वाला जो सेक्शन है वो भी क्या होगा, रेप्लिकेट होगा। इसीलिए हमें प्लाज्मिड्स की ज़रूरत पड़ती है। होता क्या है, प्लाज्मिड्स या फिर क्लोनिंग वेक्टर्स, दीज आर डीएनए मॉलिक्यूल्स जो जनरली प्लाज्मिड के फॉर्म में होते हैं या तो फिर बैक्टीरियोफेज के फॉर्म में होते हैं, दैट कैन एंटर द होस्ट सेल एंड रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली, अलाउइंग फॉरेन डीएनए फ्रैगमेंट्स टू बी लाइगेटेड एंड फॉर्म मेनी कॉपी नंबर्स। सो अब क्या होता है इसमें मेनी कॉपी नंबर्स का मतलब क्या है, अब इमेजिन करो कि अगर रेप्लिकेशन एक बार हुआ
तुम्हें क्या मिलने वाला है, एक कॉपी, या फिर तुम्हें एक कॉपी ऑफ डीएनए मिलेगा। तो अगर मल्टीपल टाइम्स एप्लीकेशन होता है तो तुम्हें मल्टीपल कॉपी नंबर्स मिलेगा। सो कॉपी नंबर जो है बेसिकली क्या बोलता है कि तुम्हारा जो कॉपी नंबर, ये क्या है, बेसिकली नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स जो कि तुम्हारे होस्ट सेल्स में प्रेजेंट होंगे आफ्टर रेप्लिकेशन, ठीक है। सो जो कॉपी नंबर है वो किस पे डिपेंड करे, डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ, या फिर तुम बोल सकते हो ऑन द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ द क्लोनिंग वेक्टर। तुम्हारे क्लोनिंग वेक्टर के ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे डिपेंड करेगा कि तुम्हारा जो डीएनए वो कितने बार कॉपी होता है। कुछ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस जो है वो मल्टीपल टाइम रेप्लिकेशन को इनिशिएट करने देते हैं तो यू गेट अ हायर कॉपी नंबर, और कुछ जो होते हैं वो एक दो बार ही करने देते हैं तो यू गेट अ लोअर कॉपी नंबर। तो जितने बार रेप्लिकेशन इनिशिएट होगा उतना ही ज़्यादा कॉपी नंबर तुम्हें मिलेगा, उतने ही ज़्यादा चांसेस है तुम्हें क्या मिले, तुम्हारा प्रोडक्ट मिले एट अ ग्रेटर लेवल, ज़्यादा अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट मिले, ठीक है। तो ये किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन द ओरिजिन ऑफ द क्लोनिंग वेक्टर, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट ऑफ द क्लोनिंग वेक्टर। तो तुम जो कॉपी नंबर है उसको इंक्रीज कर सकते हो बाय चूजिंग द अप्रोप्रिएट वेक्टर। तुम कौन सा वेक्टर यूज करते हो, कौन सा क्लोनिंग वेक्टर या फिर प्लाज्मिड यूज करते हो, वो तुम्हें बताएगा कि तुम्हारे एक्चुअली होस्ट सेल में कितने तुम्हारे डीएनए का कॉपी बनेगा। मैंने इसे तुम्हारा मतलब योर इंटरेस्ट ऑफ डीएनए, ठीक है। सो यू कैन सिलेक्ट अ क्लोनिंग वेक्टर जिसका हाई कॉपी नंबर है, ठीक है। वो उसके ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट पे टोटली डिपेंड करता है। अब हमें जो क्लोनिंग वेक्टर वाला जो पूरा कंसेप्ट है उसको और डिटेल में देखना है, ठीक है। सो क्या तुम किसी भी प्लाज्मिड को लेके तुम अपना क्लोनिंग स्टार्ट कर सकते हो, उसके अंदर अपना डीएनए लाइगेट करके स्टार्ट कर सकते हो? द आंसर इज नो। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारा जो डीएनए है उसको सेम एंडोन्यूक्लियस से कट करना है जो कि तुम्हारा, और वेक्टर जो है, जो प्लाज्मिड है, उसको भी तुम्हें उसी एंडोन्यूक्लियस से कट करना है। तो इसलिए दोनों के पास सेम एंडोन्यूक्लियस का रिकग्निशन साइट होना चाहिए, ठीक है। दैट्स एन इम्पॉर्टेंट थिंग। तुम्हारे जो प्लाज्मिड है उसके अंदर एक और चीज़ क्या होनी चाहिए, तुम्हारे प्लाज्मिड के पास एक और चीज़ जो होनी चाहिए वो है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। सो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का प्रेजेंस इंपॉर्टेंट है। विदाउट ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो प्लाज्मिड है वो रेप्लिकेट नहीं होगा, और जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है उस पर तुम्हारा रिकग्निशन साइट कट ना करे। तो रिकग्निशन साइट जो होते हैं प्लाज्मिड में बहुत जगह होते हैं। इमेजिन करो तुम्हारा जो डीएनए है वो कट हो सकता है इको R1 से, ठीक है। इको R1 से तुम्हारा जो डीएनए है वो कट होता है, बट तुम्हारे प्लाज्मिड में जो रिकग्निशन साइट है इको R1 का, वो तुम्हारे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को कट करता है, वहाँ पे प्रेजेंट है। तो क्या तुम उसको यूज़ कर सकते हो? नहीं। तो तुम्हारा जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है इवेंचुअली जिस वेक्टर को तुम लेके जाके डालने वाले हो तुम्हारे होस्ट सेल में, उसमें होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड चीज़ जो होनी चाहिए वो है सिलेक्टेबल मार्कर्स। जनरली सिलेक्टेबल मार्कर्स तुम्हें क्या बताते हैं कि जो एक्चुअल तुम प्रोसेस ट्राई कर रहे थे, तुम ट्राई कर रहे थे कि तुम्हारा डीएनए तुम्हारे प्लाज्मिड के अंदर जाके लाइगेट हो जाए, जाके जुड़ जाए, क्या वो हुआ या नहीं हुआ। इवेंचुअली जब तुम्हारा प्लाज्मिड तुम डालोगे तुम्हारे होस्ट सेल के अंदर, क्या वो होस्ट सेल के अंदर गया या नहीं गया। तो सिलेक्टेबल मार्कर्स जो होते हैं जनरली दे आर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट। सो antibiotic resistance is used as a selectable marker। मतलब कि इमेजिन करते हैं कि तुम्हारा जो होस्ट सेल है वो एम्पिसिलिन से मर जाता है, ठीक है, वो रेजिस्टेंट नहीं है एम्पिसिलिन से, बट अगर तुम्हारे प्लाज्मिड में एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है तो फिर जब तुम्हारा प्लाज्मिड तुम्हारे होस्ट सेल के अंदर होगा तो क्या तुम्हारा होस्ट सेल मरेगा? नहीं। तो तुम बेसिकली सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन से होस्ट सेल में तुम्हारा प्लाज्मिड एक्चुअली एग्जिस्ट करता है। तो अगर प्लाज्मिड होस्ट सेल के अंदर है तो होस्ट सेल सर्वाइव करेगा किसमें? एम्पिसिलिन में। बट अगर तुम्हारे होस्ट सेल के अंदर प्लाज्मिड नहीं है तो फिर क्या वो एम्पिसिलिन पे सर्वाइव करेगा? नहीं करेगा। तो इस तरीके से तुम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को यूज़ कर सकते हो फाइंड करने के लिए कि तुम्हारा जो प्लाज्मिड है, तुम्हारा जो वेक्टर है, वो होस्ट के अंदर गया या फिर नहीं गया, ठीक है। दूसरी चीज़ होती है कि अब प्लाज्मिड तो गया, बट जो प्लाज्मिड गया क्या उसके अंदर मेरा डीएनए है, जो मेरा एक्चुअल इंटरेस्ट ऑफ डीएनए है वो उसके अंदर प्रेजेंट भी है या फिर नहीं है। वो फाइंड करने के लिए तुम्हें क्या करना होता है, तुम्हें दूसरा कोई और सिलेक्टेबल मार्कर चूज करना होता है, ठीक है। तो इसमें यूज़ होता है समथिंग नोन एज इंसर्शन इन एक्टिवेशन, जिसके बारे में हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो टॉपिक है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्वेश्चंस इसके अराउंड बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंटली बनते हैं, ठीक है। तो जनरली जो
कौन सा प्लाज्मिड तुम यूज़ करोगे जिसमें मल्टीपल सिलेक्टेबल मार्कर्स हो। क्या हो? मल्टीपल सिलेक्टेबल मार्कर्स। अब ऐसा क्यों है, मल्टीपल सिलेक्टेबल मार्कर्स क्यों होने चाहिए? क्योंकि एक पे तुम क्या करोगे, अपना जीन इंसर्ट करोगे, तो वो जो मार्कर है अब वो इनएक्टिवेट हो गया। तो जिस प्लाज्मिड में तुम्हारा जीन इंसर्ट नहीं हुआ है वहाँ पे वो इनएक्टिवेशन नहीं होगा, और जिसमें इंसर्ट हुआ है वहाँ पे इनएक्टिवेशन होगा। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे, ठीक है। तो जनरली हम क्या करते हैं, सिलेक्टेबल मार्कर्स कौन सा यूज़ करते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स को यूज़ करते हैं। बहुत सारे कॉमन तुम्हारे टेट्रासाइक्लिन, कैनामाइसिन, तुम्हारा एम्फिसिलिन, दीज आर कॉमन एंटीबायोटिक्स जिनका रेजिस्टेंस जीन अगर है तो तुम्हारे सिलेक्टेबल तुम्हारे क्लोनिंग वेक्टर्स में, तो उसको हम यूज़ करते हैं। मल्टीपल होना नेसेसरी है ताकि हम दो चीज़ों को डिफ्रेंशिएट कर पाए, रिकॉम्बिनेंट्स वर्सेस नॉन रिकॉम्बिनेंट्स, ट्रांसफॉर्मेंट्स वर्सेस नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। इसका भी क्या मतलब है हम समझेंगे, ठीक है। ये वर्क क्यों करता है, क्योंकि जो तुम्हारा नॉर्मल बैक्टीरिया, नॉर्मल ई कोलाई है, उसके अंदर ये रेजिस्टेंस नहीं होता है, ये जीन प्रेजेंट नहीं होता है। तो अगर अचानक से उसके अंदर रेजिस्टेंस आ गया है, मतलब उसके अंदर क्या है, हमारा प्लाज्मिड ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है वो क्लोनिंग साइट्स प्रेजेंट होनी चाहिए। अब क्लोनिंग साइट्स क्या है, ये बेसिकली वो साइट्स है जो कि विच आर नथिंग बट रिकॉग्निशन साइट फॉर एंडोन्यूक्लिएजेस। एंडोन्यूक्लिएजेस के लिए रिकॉग्निशन साइट्स होनी चाहिए। अब इसका मैंने ऑलरेडी बताया था कि एंडोन्यूक्लियस, अगर तुम्हारा डीएनए है वो एक एंडोन्यूक्लियस उसको डाइजेस्ट करता है, पर तुम्हारे क्लोनिंग वेक्टर में उस एंडोन्यूक्लियस का रिकॉग्निशन साइट ही नहीं है, तो उसको डाइजेस्ट नहीं करेगा, तो फिर स्टिकी एंड्स नहीं बनेंगे और इवेंचुअली दोनों ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो तुम्हें चाहिए कि क्लोनिंग साइट प्रेजेंट हो, किसकी क्लोनिंग साइट प्रेजेंट हो, जहाँ पे तुम्हारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जाके कट करें। बट बहुत सारे रिकग्निशन साइट्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि इमेजिन करो कि तुम चाह रहे हो कि तुम्हारा ये मेरा प्लाज्मिड है, इसको मैं एंडोन्यूक्लियस इको R1 से कट कर रही हूँ। किससे कट कर रही हूँ मैं? इको R1 से कट कर रही हूँ, ठीक है। और ये मेरा जो डीएनए है, जो डीएनए ऑफ इंटरेस्ट है, जो मेरा फॉरेन डीएनए है, उसको भी मैं किससे कट कर रही हूँ? इको R1 से कट कर रही हूँ। तो क्या मेरे प्लाज्मिड में इको R की रिकग्निशन साइट है? द आंसर इज यस, ठीक है। तो यहाँ पे इसने क्या किया, इसको कट किया, इधर ये कट करेगा इस सेक्शन में, और मेरे फॉरेन डीएनए को भी कट किया। क्या ये दोनों ज्वाइन हो पाएंगे? यस। बट इमेजिन करो कि इंस्टेड ऑफ हैविंग वन यू हैव टोटल 4 रिकग्निशन साइट फॉर इको R1। तो जब तुम इस प्लाज्मिड को लोगे और इसमें इको R1 एंजाइम डालोगे, तो इसके कितने पीसेस हो जाएंगे? 1 2 3 4, टोटल 4 पीसेस हो जाएंगे। फिर उनको रिकनेक्ट करना, वो किस सीक्वेंस में रिकनेक्ट होंगे, प्रॉपर्ली होंगे भी कि नहीं, वो एक बहुत ही बड़ा हेडेक बन जाता है। तो इसीलिए हम फ्यू रिकग्निशन साइट कंटेनिंग प्लाज्मिड्स को लेते हैं। मतलब मुझे चाहिए इको R1 का एक ही हो, आइडियली मैक्सिमम हो तो 2 हो, जनरली एक ही हो तो बेटर है। तो मल्टीपल होना इज़ नॉट रियली अ गुड आइडिया, जनरली एक हो तो फिर ज़्यादा वो बेटर होता है रिकग्निशन साइट, ठीक है, या फिर क्लोनिंग साइट्स तुम बोल दो। तो ये तो हो गया क्लोनिंग साइट्स का। तो हमने क्या देखा, सबसे पहले ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, दूसरा उसमें सिलेक्टेबल मार्कर्स होने चाहिए जो कि यूजुअली क्या होते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स होते हैं। मल्टीपल हो तो बेटर है, ताकि हम लोग इस डिफरेंस को आइडेंटिफाई कर पाए। इसको हम थोड़ा और डिटेल में देखेंगे। फिर क्लोनिंग साइट भी होनी चाहिए, जिससे तुमने अपना फॉरेन डीएनए कट किया है, जिसको तुम जोड़ना चाहते हो, उसी रिकग्निशन साइट, उसी एंडोन्यूक्लियस का भी रिकग्निशन साइट तुम्हारे प्लाज्मिड में होना चाहिए, और बहुत सारे नहीं होने चाहिए, अदरवाइज चीज़ें क्या हो सकती है, बहुत कॉम्प्लिकेट हो सकती है। अब यहाँ पे आती है काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, रिकॉम्बिनेंट्स वर्सेस ट्रांसफॉर्मेंट्स। अब देखो ट्रांसफॉर्मेंट्स क्या है, ट्रांसफॉर्मेंट्स आर होस्ट सेल्स विद द प्लाज्मिड। तुम्हें फाइंड करना है कि कौन से होस्ट सेल्स में एक्चुअली तुम्हारा वेक्टर, तुम्हारा प्लाज्मिड एंटर हुआ है। अगर हुआ है तो उसको हम बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेंट्स, एक्चुअली जो तुम्हारा होस्ट सेल है वो ट्रांसफॉर्म हो चुका है। दूसरा होता है रिकॉम्बिनेंट्स। रिकॉम्बिनेंट्स मतलब प्लाज्मिड्स विद द फॉरेन डीएनए, मतलब डीएनए ऑफ इंटरेस्ट। अगर तुम्हारे प्लाज्मिड में फॉरेन डीएनए एक्चुअली जाके जुड़ा है, तो हम बोलेंगे वो एक रिकॉम्बिनेंट है। और ये प्लाज्मिड अगर तुम्हारे सेल के अंदर है तो एक रिकॉम्बिनेंट सेल है, ठीक है। एंड होस्ट सेल विद दिस प्लाज्मिड इज देन नोन एज अ रिकॉम्बिनेंट। हम इसको क्या बोलेंगे, एक
रिकॉम्बिनेंट की तरह रेफर कर सकते हैं। ये समझ में ट्रांसफॉर्मेंट वर्सेस रिकॉम्बिनेंट में क्या डिफरेंस है। रिकॉम्बिनेंट मतलब एक ऐसा होस्ट सेल जिसके अंदर प्लाज्मिड है और उसमें क्या है, वो तुम्हारा डीएनए भी है जिसको तुम डालना चाहते थे। क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है, जब तुम प्लाज्मिड को कट करते हो, तुम बोलोगे अब दोनों को अगर एंडोन्यूक्लियस से कट किया है तो फिर तो वो जाएगा ही, वो उसके साथ जुड़ेगा ही। द आंसर इज ऐसा हमेशा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? इमेजिन करो तुमने एंडोन्यूक्लियस से कट किया, दो स्टिकी एंड्स बने, वो आपस में ही जुड़ गए। अगर वो आपस में ही जुड़ जाएंगे तो फिर क्या तुम्हें तुम्हारा जो फॉरेन डीएनए वो जाके उस पर जुड़ेगा? नहीं। तो क्या इसके चांसेस होते हैं? यस। सो द प्लाज्मिड कैन जस्ट रीजॉइन, एंड अगर वो रीजॉइन हो गया तो फिर तुम्हारा रिकॉम्बिनेंट मिलेगा क्या तुम्हें? नहीं। ट्रांसफॉर्मेंट मतलब कि तुम्हारे होस्ट सेल के अंदर प्लाज्मिड गया है। अब जरूरी है क्या, इज एवरी ट्रांसफॉर्मेंट अ रिकॉम्बिनेंट? द आंसर इज नो। एवरी ट्रांसफॉर्मेंट इज नॉट अ रिकॉम्बिनेंट, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर वो प्लाज्मिड गया हो जिसके अंदर फॉरेन डीएनए है। इस एवरी रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, द आंसर इज नो, क्योंकि हो सकता है कि उसके अंदर जो फॉरेन इस एवरी रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, द आंसर इज यस, क्योंकि अगर वो रिकॉम्बिनेंट है मतलब कि उसके अंदर क्या है, वो प्लाज्मिड है और डीएनए भी है, वो सेल के अंदर भी है। सो एवरी रिकॉम्बिनेंट इज अ ट्रांसफॉर्मेंट, बट एवरी ट्रांसफॉर्मेंट इज नॉट अ रिकॉम्बिनेंट। ये सबको समझ में आया। बट जो सिलेक्शन है वो कैसा होता है? सबसे पहले जो सिलेक्शन है उस प्रोसेस में क्या हम यूज़ करते हैं सिलेक्शन में? फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेंट्स आर सिलेक्टेड, ट्रांसफॉर्मेंट्स आर सिलेक्टेड। अब ट्रांसफॉर्मेंट को कैसे सिलेक्ट किया जाता है? इमेजिन करते हैं कि मेरे पास क्या है, एक प्लाज्मिड है, ठीक है। अब इस प्लाज्मिड को इमेजिन करते हैं। अब मैंने क्या किया, इस प्लाज्मिड को लिया एंड इसमें कौन से कलर्स नहीं है, रेड लेती हूँ मैं, ठीक है। मैंने क्या किया, इस प्लाज्मिड को लिया और इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने क्या ऐड किया, अपना फॉरेन डीएनए ऐड किया। फॉरेन डीएनए को ऐड करने के लिए मैंने क्या किया, इमेजिन करो कि मेरा जो फॉरेन डीएनए है वो कहाँ पे एडेड है, ठीक है, तुम किसी पे भी ऐड कर सकते हो, बट इमेजिन करते हैं कि मेरा जो फॉरेन डीएनए है उसको मैंने ऐड किया एम्पेसिलिन में। यहाँ पे मैंने मेरा फॉरेन डीएनए ऐड कर दिया है, ठीक है। एक तो जब मैंने अपना फॉरेन डीएनए इस यहाँ पे कट करके ऐड किया, तो क्या इस प्लाज्मिड के पास अभी एम्पेसिलिन रेजिस्टेंस है? नहीं। इसको हम बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। क्योंकि मैंने अपना डीएनए इंसर्ट किया है इसीलिए इस क्लोनिंग वेक्टर के पास अभी एम्पेसिलिन रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है। तो अब क्या होगा, दिस doesn't have ampicillin resistance anymore. बट क्या इसके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस है? यस, क्योंकि वो जीन तो अभी भी एक्टिव है, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, ट्रांसफॉर्मेंट्स को सिलेक्ट करोगे बाय ग्रोइंग बैक्टीरिया या फिर होस्ट इन टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन जो एंटीबायोटिक है उसमें तुमने क्या किया, इसको ग्रो किया। तो कौन ग्रो करेगा? जब टेट्रासाइक्लिन में हमने ग्रो करने का ट्राई किया तो कौन ग्रो करेगा? अगर ग्रो हुआ या फिर या तो वो ग्रो होगा या तो फिर वो मर जाएगा। अगर ग्रो हुआ मतलब वो सेल्स क्या है, वो सारे क्या है, ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं। वो क्या है, सारे ट्रांसफॉर्मेंट्स। और अगर ग्रो नहीं किया सो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स है, मतलब उनके अंदर क्या है, तुम्हारा प्लाज्मिड नहीं है, ट्रांसफॉर्मेंट्स। नो प्लाज्मिड एंटर्ड, और प्लाज्मिड एंटर ही नहीं किया है मतलब क्या हुआ है, उनको टेट्रासाइक्लिन का रेजिस्टेंस मिला नहीं है। अब तुमने ट्रांसफॉर्मेंट्स को लिया, इनको किस में ग्रो किया, ग्रो ऑन एम्पेसिलिन, ठीक है। किस में ग्रो करेंगे हम इसको, एम्पेसिलिन में ग्रो करेंगे। जब हम एम्पेसिलिन में ग्रो करते हैं फिर क्या होगा, दो ऑप्शंस होंगे, या तो वो ग्रो करेंगे या तो वो नहीं करेंगे। अब सोचो इस बारे में, अगर वो ग्रो कर रहे हैं मतलब उनके अंदर क्या है, एम्पेसिलिन रेजिस्टेंस है, तो क्या उनके पास मेरा डीएनए है? नहीं है, क्योंकि इनएक्टिवेशन हुआ ही नहीं है, तो वो इसलिए ग्रो कर पा रहे हैं। उनके अंदर प्लाज्मिड तो है पर मेरा डीएनए नहीं है, तो ग्रो किया तो फिर वो क्या है, नॉन रिकॉम्बिनेंट है। क्या है वो, नॉन रिकॉम्बिनेंट है। और अगर मर गए हैं तो फिर वो क्या है, मेरे रिकॉम्बिनेंट। फिर तुम क्या करोगे, उस प्लेट की उन कॉलोनीज को लेके फिर ग्रो करोगे। फिर यहाँ पे जो ग्रो हुए थे इनको लेके फिर तुम फर्दर ग्रो करोगे। ऐसे वाले तो तुम नंबर करोगे कि कौन से वाले, मतलब तुम क्या करते हो, ऐसे प्लेट लेते हो, इसमें छोटे छोटे ऐसे कॉलोनीज होती है, ठीक है। तो इसको नंबर करते हो, ये मेरा 1 है, ये मेरा 2 है। इमेजिन करो कि जो मर गए वो 1 वाले थे और जो ग्रो कर रहे वो 2 वाले थे। तो फिर जो 1 में जो बचे हुए थोड़े बैक्टीरिया होते हैं उनको तुम लेके फिर और ग्रो करते हो, 2 वाले को फिर नहीं करते हो। तो इनमें से मल्टीपल, समझो कि 3 वाला भी ग्रो कर गया बट 4 वाला मर गया। तो 1 and 3 क्या थे, रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज थे,
2 and 4 क्या थे, देवर नॉन रिकॉम्बिनेंट, तो उनको तुम नहीं ग्रो करोगे फर्दर, तुम क्या करोगे 1 and 3 से लेके कॉलोनीज को फिर और फर्दर ग्रो करोगे, वो तुम्हारे एक्चुअल रिकॉम्बिनेंट्स है। तो इस तरीके से जो तुम्हारा वेक्टर है, क्लोनिंग वेक्टर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ओवरऑल सिलेक्शन में। अब ये जो पूरा प्रोसेस है बार बार ग्रो करने का, ये काफ़ी बार क्या होता है, टायरसम हो जाता है, कितने बार ग्रो करोगे, ग्रोथ में काफ़ी सारे क्या आ जाते हैं, काफ़ी बार बहुत सारे कंटामिनेंट्स आ जाते हैं, प्रॉब्लम्स आती है। तो एक और तरीका है, दैट इज़ बाय द यूज़ ऑफ समथिंग नोन एज एंटीबायोटिक। जो ओवरऑल तुम्हारा एंटीबायोटिक बेस्ड रिकॉम्बिनेंट स्क्रीनिंग है वो बहुत कम्बरसम है, उससे एक ऑल्टरनेटिव यूज़ होता है जिसमें क्रोमोजेनिक सब्सटेंस यूज़ होता है। क्रोमोजेनिक सब्सटेंस मतलब जो कलर प्रोड्यूस करे वैसे सबस्ट्रेट में उसको ग्रो करते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन का इनएक्टिवेशन करवाते हैं, बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन का इंसर्शनल इनएक्टिवेशन करवाते हैं, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, ठीक है। मतलब बीटा गैलेक्टोसाइडेज वाला जो जीन है, DNA is inserted in this, DNA is inserted in this site, जहाँ पे बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन है वहाँ पे हम DNA को इंसर्ट करवाते हैं, जिसकी वजह से बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन जो है वो इनएक्टिव हो जाता है, जो एंजाइम है वो प्रोड्यूस नहीं हो पाता है। जब एंजाइम प्रोड्यूस नहीं होता है तो हमें क्या मिलता है, ब्लू कलर मिलता है, सॉरी हमें क्या मिलता है, वाइट कलर मिलता है। और जब एंजाइम प्रोड्यूस होता है तो हमें क्या मिलता है, ब्लू कलर मिलता है। तो अगर ब्लू कलर मिला मतलब एंजाइम प्रोड्यूस हो रहा है, इनएक्टिवेशन नहीं हुआ है, DNA मेरा नहीं है। जब जब तुम्हारा ब्लू कलर नहीं दिखा, वाइट कलर दिखा, इसका मतलब क्या, एंजाइम प्रोड्यूस नहीं हुआ था और हमें क्या दिख रहा है, इनएक्टिवेशन दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो तुम्हारा फॉरेन DNA उसमें एक्चुअली इंसर्ट हुआ है। सो दिस इज अ वे ऑफ फिगरिंग इट आउट। क्रोमोजेनिक सब्सटेंस को हम कब यूज, सबस्ट्रेट को कब यूज करेंगे, जब एंजाइम होगा। कैन बी यूज्ड इफ एंजाइम इज देयर, अगर एंजाइम है, इफ एंजाइम इज देयर तो ये सबस्ट्रेट यूज होगा, ठीक है। तो सबस्ट्रेट जो है उससे कलर कब मिलेगा, जब एंजाइम है, और एंजाइम नहीं है तो कलर नहीं मिलेगा। एंजाइम कब होगा, जब इंसर्शन नहीं हुआ होगा, व्हेन इंसर्शनल डिलीशन डिडंट टेक प्लेस, डिडंट टेक प्लेस। तो अगर कलर दिख रहा है मतलब इंसर्शनल डिलीशन नहीं हुआ है, मेरे प्लाज्मिड में मेरा DNA नहीं गया, तो सबसे पहले टेट्रासाइक्लिन में तुम ग्रो करके देख लो, फिर उसमें कलर भी साइड बाय साइड तुम्हें दिख जाएगा, ठीक है। तो ऐसे वाइट वाले कॉलोनीज को तुम्हें पिक करना है। सबसे पहले ग्रो कौन करेगा, जिनके पास प्लाज्मिड है, क्योंकि अभी हमने इस किस में ग्रो किया, इमेजिन करते हैं हमने इसको किस में ग्रो किया, हमने टेट्रासाइक्लिन में ग्रो किया, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक में हमने इसको ग्रो किया, ठीक है। तो ग्रो कौन करेगा, जिनके पास प्लाज्मिड है, सारे ग्रो करेंगे प्लाज्मिड वाले। पर ब्लू कलर किस में दिखेगा, जिसमें इंसर्शन नहीं हुआ, उसमें मेरा DNA नहीं है। वाइट वाले जो कॉलोनीज है उनमें एक्चुअली मेरा फॉरेन DNA है, तभी उसमें एक्चुअली कलर नहीं दिख रहा है। तो एक ही बार में मुझे क्या मिल गया, दोनों साइकिल, दोनों एक तरीके से जो मेरी स्क्रीनिंग है वो हो गई है, ठीक है। सो वाइट वाले क्या है, सॉरी जो ब्लू वाले हैं वो क्या है, ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं, एंड वाइट वाले भी क्या है, ट्रांसफॉर्मेंट्स है, दोनों ही ट्रांसफॉर्मेंट्स है। बट वाइट वाले मेरे क्या है, रिकॉम्बिनेंट भी है, एंड ब्लू वाले क्या है, नॉन रिकॉम्बिनेंट। होपफुली दिस पार्ट इज क्लियर टू एवरीवन। ग्रो कौन करेंगे, ट्रांसफॉर्मेंट्स ही करेंगे, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट्स, ठीक है। हैंड राइटिंग का गाइस तुम लोग खुद देख लेना, मैं इतना अच्छे से लिख नहीं पाती हूँ। ठीक है, होपफुली तुम इतना देख सकते हो। तो ग्रो कौन करेगा, सारे ट्रांसफॉर्मेंट्स विल ग्रो, ओनली ट्रांसफॉर्मेंट्स विल ग्रो, क्योंकि उनके पास प्लाज्मिड है, उनके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस है। बट इंसर्ट हमने कहाँ पे किया है, जहाँ पे बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन है, तो इसीलिए जिनमें एक्चुअली वो जीन इनएक्टिव हो गया, वो सबस्ट्रेट को यूज़ नहीं कर पा रहे, जो कलरफुल वाला सबस्ट्रेट है उसको यूज़ नहीं कर पा रहे, तो वो व्हाइट कलर के बन रहे, और जो यूज़ कर पा रहे हैं वो ब्लू कलर के बन रहे हैं, तो उनमें एक्चुअली हमारा जीन नहीं है। ओके, सो होपफुली दिस पार्ट इज क्लियर। नाउ विल सी सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही कवर कर रहे हैं। हमने क्या देखा, मेन हमारा आज का कंसेप्ट क्या था, रिकॉग्निशन साइट्स का, और दूसरा था क्लोनिंग वेक्टर्स का, ठीक है। तो अभी उसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, जो कि काफ़ी सारे हैं, लेट्स लुक एट दैट। कुछ टॉपिक्स है ऑब्वियसली जो इसी चैप्टर के हैं, वो हम लोग नेक्स्ट में कवर करने वाले, ताकि जो ओवरऑल प्रोसेस है वो तुम्हें समझ में आए, ठीक है। तो अभी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैंने कवर किया है, उसके बाद बाकी का जो कंटिन्यूएशन है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, एंड उसमें और क्वेश्चंस देखेंगे। तो अभी हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 2018 का आया हुआ क्वेश्चन है, अ जीन इज इंसर्टेड इनटू द PVU2 site of cloning vector and transformed into E. coli.
सेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो कहाँ पे हुआ है एक्चुअली इंसर्शन, यहाँ पे हुआ है। तो कौन सा वाला एंटीबायोटिक नहीं बनने वाला है, एम्पुलिन रेजिस्टेंस वाला जो एंटीबायोटिक है वहाँ पे ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा। रिकॉम्बिनेंट्स कैन बी सिलेक्टेड बाय प्लेटिंग ऑन एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम। क्या एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम में मैं इसको अगर प्लेट करूँ तो क्या मेरे को रिकॉम्बिनेंट सेलेक्ट में कर पाऊँगी? द आंसर इज़ येस, क्योंकि जो रिकॉम्बिनेंट है वो एक्चुअली ग्रो नहीं करेंगे एम्पिसिलिन कंटेनिंग तुम्हारे प्लेट में, और जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है वो ग्रो कर पाएंगे। सो कैन बी सिलेक्टेड यूजिंग दिस, यस। बी वाला देखते हैं, रिकॉम्बिनेंट कैन बी सिलेक्टेड बाय प्लेटिंग टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग जीन्स। द आंसर इज नो, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन जो है वो सब में रहेगा, चाहे वो रिकॉम्बिनेंट हो चाहे ना हो, हर ट्रांसफॉर्मेंट में टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस रहेगा, तो इसलिए मैं इसको नहीं कर सकती, और बाकी दोनों ऑप्शंस भी सिमिलर रीजन की वजह से इनकरेक्ट है। ठीक है, सो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ए। लेट्स गेट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 2021 का क्वेश्चन है ये। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ पैलिंड्रोमिक डीएनए सीक्वेंस। रिमेंबर पैलिंड्रोमिक डीएनए सीक्वेंस सेम रीड करना है दोनों साइड से। तो यहाँ से देखो GAATTC, GAATTC, सो दिस इज अ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। ये क्यों नहीं है, ये GAC है, यहाँ पे क्या है GAAG है, तो ये नहीं है। सेम रीजन अगर तुम रीड करो दोनों साइड से, तो सेम रीड कौन सा करा है? ओनली ए। तो दोनों में 5 डैश के ओरिएंटेशन से सेम रीड करना चाहिए। ठीक है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। अब यहाँ पे क्या हुआ, हमें साइज फाइंड करना है। ठीक है, हमें क्या करना है, इसको कट करना है। हमें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का जो क्वेश्चन है वो हम लोग वैसे तो नेक्स्ट में देखेंगे, पर इसको कट करेंगे तो साइजेस हमें क्या मिलेंगे। देखो, जो हमने कट किया है वो किससे किया है? तुम्हारे PST1 से एंड EcoR1 से। ठीक है, अगर इन दोनों को कट किया तो ओवरऑल इसका सीक्वेंस क्या हो जाएगा? 900, 1700 माइनस 800। फिर इसके बीच में क्या डिस्टेंस आएगा? इसके बीच में आएगा अबाउट 220 का डिस्टेंस। ठीक है, तो अगर तुम सिमिलरली फाइंड करो 900 एंड 220 किस में है? 220 किस में नहीं है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो ये दोनों आंसर नहीं है ना। अगर तुम देखो 900 इस वाले में नहीं है, तो अगर तुम 2-3 सेक्शंस भी फाइंड करो तो भी तुम आंसर फाइंड कर सकते हो। ठीक है, सो बाकी के जो क्वेश्चंस हैं हम नेक्स्ट वाले क्लास में देखेंगे, और जो भी डाउट है, जो भी चीज़ें तुम्हें नहीं समझ में आए वो भी हम नेक्स्ट वाले में देखेंगे। फॉर टुडे दिस इज इट, सो कीप रिवाइजिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। हमारा नेक्स्ट लाइव लेक्चर होने वाला है ऑन ट्यूसडे।